आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ कंपनी which has only one person or as its member, only जिसका सिर्फ एक मेंबर होता है, only one person, इसका नाम नहीं पता चलता है, one person as its member। जैसे हमने इससे पहले जब हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, कम से कम 2। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होते हैं, 7। लेकिन जो ये वन पर्सन कंपनी होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं, 1। अभी 1 मेंबर की कैसे कंपनी हुई? आप तो कहोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप से ये डिफरेंट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप ना लीगली नहीं होती, उस पर कोई कानून नहीं चलते, उसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता। लेकिन वन पर्सन कंपनीज होती है, ये जो कंपनी लॉ होता है ना, इसके ऊपर कंपनी लॉ 2013 तो नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर कंपनी लॉ इसमें कंपनी बिल, इसमें इसके ऊपर जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो लागू होते हैं कंपनीज बिल अभी लॉ नहीं बना है इसका, 2012 ये लागू होता है। ये ना लोकसभा में पास हुआ था, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, लेकिन अभी ये लॉ नहीं बना है। लेकिन इसमें जो जो प्रोविजंस है वो सारे वन पर्सन कंपनी पे लागू होते हैं। अब इसमें इसको क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी तो उसमें लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, ठीक है, और लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते थे कि भाई इसका क्या है, ये तो आज है कल नहीं होगा, इसके ऊपर कौन से रूल्स लागू होते हैं। और जो सोल प्रोप्राइटर होता था उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैं आपको पहले ही मतलब बता चुकी हूँ कि जब कभी ऐसा होता है कि उनको लोन चुकाना है, अपनी लायबिलिटीज चुकानी है, उनकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, बिजनेस में लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, लॉस हो गया है और एसेट कम है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनल एसेट से भी उनकी लायबिलिटी चुकाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ और मेरे को लॉस हो गया और अब मुझे लोगों के पैसे देने हैं, तो वो पैसे बिजनेस में तो है नहीं, तो अब वो कहाँ से दिए जाएंगे? लॉ कहता है कि अगर मेरे पास अपना दुकान है, मकान है, गाड़ी है, जेवर है, वो सब देने पड़ेंगे ताकि हम लोगों के पैसे चुका सके। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सोल प्रोप्राइटर की होती है, पार्टनरशिप की होती है, लेकिन वन पर्सन उस लायबिलिटी को कम करने के लिए अनलिमिटेड ना रहे, क्या शुरू किया गया? वन पर्सन कंपनी। अब ये वन पर्सन भी है, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, साथ में इसको कंपनी वाले बेनिफिट मिल रहे हैं। अब इसकी लायबिलिटी कैसे हुई? लिमिटेड लायबिलिटी मानी कितनी लायबिलिटी? जितना इसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो ये बात हो गई। इसका मतलब है कि और पहले क्या होता था, पहले लोग ना गलत ढंग से कंपनी बना लेते थे, प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। अब समझ लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ और मुझे पता है कि मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इसको लिमिटेड करना है, तो मैं क्या कर दूँ कि प्राइवेट कंपनी बना लूँ, 2 लोग चाहिए। तो मैंने किसी एक जने को अपने साथ में ला लिया और उसको बोला कि जितने भी मेरे शेयर हैं इसमें से सिर्फ 1 शेयर मैं तेरे को दे रहा हूँ। ये बेईमानी करके मैंने उसको अपने साथ में लाया और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर करा लिया। पहले लोग ऐसा करते थे। इसको दूर करने के लिए और उनकी लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए वन पर्सन कंपनी का प्रोविजन शुरू हुआ, जिसमें कौन से बिल के प्रोविजन लागू होते हैं? 2012 लोकसभा में जो पास हुआ उसके प्रोविजन इसके ऊपर लागू होते हैं। तो वन पर्सन कंपनी के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसमें एक आदमी होता है इसका मेंबर, पहली बात वन पर्सन एज मेंबर। दूसरा, इसको ना कोई अपना, फर्स्ट हम इसका देखते जाएं तो वन पर्सन एज मेंबर। दूसरी बात क्या करें, तो इसमें इसको ना एक जो मेंबर होता है उसको एक नॉमिनी जरूर अपॉइंट करना पड़ता है। तो वन नॉमिनी मस्ट बी देयर। नॉमिनी क्या हुआ कि अगर मैं ना रहूं, नॉमिनी मस्ट बी देयर, एक नॉमिनी रखना पड़ता है, यानी
हो जाए, मैं समझ लो 1% कंपनी मैंने शुरू की, मैं 1% हूँ, मैं मेंबर हूँ, तो मैं जब रजिस्ट्रेशन कराऊंगी अपनी कंपनी का, तो मैं किसी एक जने को, जैसे मेरा बेटा है, मेरी फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड है, कोई और जना या मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, उसको मैंने कह दिया कि ये मेरी नॉमिनी है, ठीक है। अगर अब समझ लो कल को मुझे कुछ हो जाए तो क्या बने, अब नया दूसरा कौन बनेगा, जिसको मैंने नॉमिनी रखा है, जिसको मैंने नॉमिनी लिख के दिया है, उसकी हो जाएगी वो कंपनी, समझ में। अब फिर वो मेन मेंबर हो जाता है, तो ये नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है। फिर इसके बाद है कि अगर कभी कभी ऐसे भी होता है जॉइंट होल्डर्स। जॉइंट होल्डर्स का क्या मतलब है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं 1% कंपनी के। कई बार क्या होता है, दो लोग मिलके भी 1% कंपनी शुरू कर सकते हैं। अभी कहोगे आप 2 लोग और 1% कैसे, 2 लोग हैं लेकिन वो माने एक जाते हैं, उसको जॉइंट होल्डर कहते हैं। जैसे मैं हूँ और मेरी फ्रेंड है और हम दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, 1% कंपनी। हम दोनों ने पैसे लगाए लेकिन हम दोनों क्या एक ही कहलाएंगे, 1 जॉइंट होल्डर कहलाएंगे। हमारा नाम जया जयश्री नहीं लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा जॉइंट होल्डर्स, जया एंड जयश्री। तो इस तरह से होता है। फिर इसके बाद जो है एक और बात जो बहुत याद रखने की है, वो होती है नाम। स्पेशल वर्ड्स लिखता नहीं, क्या लिखना पड़ता है इनको अपने नाम के साथ, कंपनी के नाम के साथ क्या लिखना पड़ता है, ओपीसी। ओपीसी माने 1% कंपनी। ओपीसी मस्ट बी रिटन along with their name, उसके नाम के साथ along with the name of the company, with the name of the company। देख रहे हैं आपको ब्लैक कि नाम, जो कंपनी का नाम है उसके साथ उसको ओपीसी लिखना जरूर होता है। जैसे हमने पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ क्या लिखना होता है, प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसको सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है। लेकिन 1% जो कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ क्या लिखना होता है, ओपीसी। जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी शुरू कर रही हूँ 1% कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है जया एंड कंपनी, तो मैंने ऊपर लिखा जया एंड कंपनी, ऐसे लिखा जया एंड कंपनी, और साथ में ब्रैकेट में लिखूंगी ओपीसी। ओपीसी देखते ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये 1% कंपनी, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 1% कंपनी को अपने नाम के साथ ओपीसी लिखना जरूरी होता है। फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, आपको पता है कंपनी को कौन से रहते हैं, डायरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 1। नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, कम से कम एक होता है 1 डायरेक्टर, और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 15, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 15, ठीक है। इसके अलावा एक और बात होती है कि जैसे कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी होता है, तो इनको एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक ही जना है, वो अपनी क्या मीटिंग बुलाएगा, ठीक है। लेकिन वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में एक सारे मिनट्स लिख देता है। मिनट्स माने जो उसको मीटिंग में लिखने थे, जो बातें डिस्कस होनी थी, उन सबको शॉर्ट में लिख दिया जाता है, उसमें सब मेंबर्स के साइन करा लिए जाते हैं। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो उससे भी इसको छूट मिली हुई होती है कि ये नहीं कराएंगे। तो इसमें एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परपेचुअल सक्सेशन। ये वर्ड मैं पहले भी आपको कंपनी के जब फीचर्स पढ़ाया था मैंने आपको ये वर्ड बताया था, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन चेक कर लूं, सक्सेशन SUCC। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि स्थायी अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व जो ओपीसी होती है ना, इसका अस्तित्व जो है, इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो स्थायी होती है। क्या मतलब है कि कंपनी खत्म नहीं होती। एक समझ लो 1% कंपनी है और एक पर्सन अगर वो चला भी गया तो उसके बाद क्या होएगा, अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद उसका नॉमिनी जो है वो बन जाएगा, वो उसके बाद वो 1% कंपनी को चलाएगा।
कंपनी खत्म नहीं होती, चलती रहती है, तो इसको कहते हैं प्रीमेच्योर सक्सेशन। एंड द लास्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि इसकी एंटिटी, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। ऐसे ही कंपनी में भी ऐसे होता है और 1% कंपनी में भी ऐसे होता है कि इसकी एंटिटी जो होती है अपने पर्सन से अलग होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। कंपनी अलग है और इसका जो ऑनर है 1% है वो अलग है। कंपनी अपने नाम से अपने पास एसेट्स रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, उसके ऊपर किया जा सकता है। तो कंपनी अलग व्यक्ति है। जब हमने कंपनी के हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि कंपनी जो होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी चाहे कोई कंपनी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो 1% कंपनी है, सब में वही बात होती है कि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, माने अलग वैधानिक अस्तित्व। क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ होती है तो इनका अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे मैं अलग हूं, मेरी कंपनी अलग है। जब अगर मैं मान लो कि मैंने कंपनी शुरू की जायंट कंपनी, तो मेरी कंपनी अलग है, वो एक अलग जना है और मैं अलग हूँ। मान लो कि मैंने अपनी कंपनी में कुछ फर्नीचर खरीदा, तो वो फर्नीचर कंपनी का माना जाएगा, मेरा नहीं। समझ में? जो मैं अपने घर के लिए खरीद रही हूँ वो मेरा फर्नीचर है, लेकिन जो कंपनी के लिए खरीद रही हूँ वो कंपनी के नाम से लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसकी एंटिटी जो होती है अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसको हम 1% कंपनी का, उनके फीचर्स हमने ये सारे पढ़े। आगे देखो इसके फायदे क्या क्या होते हैं, 1% कंपनी के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है इसका, मैं इसको मिटा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज होते हैं इसका सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी। इस 1% कंपनी क्यों खोल दी जाती है ताकि लायबिलिटी जो होती है जो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है, 1% कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है। फर्स्ट क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इससे लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने उसमें पैसा लगाया होता है, जितनी कैपिटल लगाई है उतनी लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा उससे कोई मांग नहीं सकता है। इनकी लायबिलिटी जो होती है वो उतनी होती है। मान लो कि मैंने अपनी कंपनी 1 लाख रुपए से शुरू की है, जितना मैंने कंपनी में पैसा लगाया है, अब कल को बिजनेस चलता है, लॉस हो जाता है, तो मैंने समझ लो 2 लाख रुपए लोगों को देने हैं, तो मैं 1 लाख से और ज्यादा कुछ पैसे नहीं लूंगी। मेरी लायबिलिटी उस 1 लाख तक ही लिमिटेड रहेगी। समझ आ गया? देन एक और है कि इसमें क्या होता है, सोल शेयर होल्डर रहता है। जितना भी प्रॉफिट, सोल शेयर होल्डर, इसका मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते हैं कि उसको वो जो होता है वो सबसे जो भी उसको एफर्ट्स होते हैं उसका रिवार्ड उसको ही मिलता है। इस तरह से ये भी यही बात है कि क्योंकि वो अकेला मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सारा पैसा जो भी लाभ होगा या जो भी एसेट है उसका मालिक कौन है, अकेला वही 1% है। तो ये इसका ये बेनिफिट रहता है कि वही उसका मालिक होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लाभ होते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या होता है कि इसमें एक ही सोल डायरेक्टर होता है, सोल डायरेक्टर, एक ही डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टर जो होता है वो एक होता है और वो एक, मैंने बताया था आपको, मिनिमम एक डायरेक्टर से भी काम चल सकता है। और आपको पता है डायरेक्टर ही सारी कंपनी को चलाते हैं, ना ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत होती है। और डायरेक्टर जब एक होता है, जब ज्यादा डायरेक्टर होते हैं तो वो ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, ऐसा हो ऐसा हो, जब एक ही उसके साथ सेटिंग हो सकती है। तो इस तरह से एक डायरेक्टर होता है। और एक और है कि इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, आपने पहले पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अलग होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जिनपे सरकार के नियम चलते हैं। जैसे अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं कैसे सेक्टर में हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। हमारी छुट्टियां, सैलरी, वर्किंग आवर्स सब डिसाइडेड होती हैं। लेकिन अगर यही किसी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती तो वहां पे वो कैसा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
और उसमें भी बड़े बड़े कई प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइज माने जाते हैं, वो सब गवर्नमेंट स्कूल जैसे ही सब पे करते हैं। तो इस तरह से जिन भी यूनिट्स के ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स लागू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जब एक 1% कंपनी जो होती है वो कैसे सेक्टर में आ जाती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उसके ऊपर इसका 1% कंपनी का जो बिल है 2012 उसके सारे प्रोविजंस जो उसके ऊपर लागू होते हैं। तो इस तरह से ये इसके फायदे होते हैं, इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप ना करके 1% कंपनी शुरू की जाती है। और इसकी क्या नुकसान क्या होते हैं, इसका एक ही नुकसान है आपको, जो कंपनी का होता है इसके यही डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज है। जैसे कंपनी को शुरू करने में डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे कंपनी को शुरू करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, मोर फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अप, मोर फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ कंपनी। एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। तो ये सब बड़ी दिक्कत होती है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप कहीं पर भी कभी भी कुछ भी शुरू कर दो तो ये इसके साथ दिक्कत है। इसके अलावा क्योंकि एक ही जना होता है तो उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, सेकंड है इसके लिमिटेड रिसोर्सेज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के हमारे डिमेरिट थे कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, वो इसके लिए। और क्या है थर्ड, द लास्ट वन इज अनबैलेंस डिसीजन। क्योंकि अकेला, ये जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़े थे कि अकेला होता है वो व्यक्ति, दूसरे के डिसीजन जो होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं, वो कई बार ठीक से सब चीजों में वो माहिर नहीं होता तो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है। सेम 1% कंपनी में भी यही बात है कि एक ही आदमी होता है, सारे निर्णय खुद लेना होता है, तो उसके भी डिसीजन कई बार क्या होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, ठीक डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये इसकी क्या है, डिमेरिट्स है। तो आज हमने पढ़ लिया कि 1% कंपनी किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं और डिमेरिट्स क्या होते हैं। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे।